हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं केवीएस पीआरटी 2021 के बारे में। केवीएस में पीआरटी की जो वैकेंसी आने वाली, पीआरटी टीजीटी पीजीटी तीनों ही वैकेंसी आने वाली हैं। जैसे कि अब तक के रूल्स रहे हैं केवीएस के कि वह अगस्त सितंबर में वैकेंसी निकालती हैं और उसके बाद दिसंबर में एग्ज़ाम और जनवरी में रिजल्ट, फरवरी में इंटरव्यू और उसके बाद मार्च अप्रैल जैसे ही नया सत्र शुरू होता है, न्यू सेशन जैसे ही स्टार्ट होता है, वो उनके पास टीचर्स होते हैं। ठीक है, तो आज हम जानने वाले हैं 2019 के बाद से 2020 में कोई वैकेंसी नहीं आ पाई तो पैंडेमिक की वजह से। अब 2021 में यह हो सकता है कि इस बार भी वैकेंसी थोड़ी पहले निकालें। ठीक है, और 2020 में जो वैकेंसीज नहीं आई तो ये भी हो सकता है कि वैकेंसी इस बार कुछ ज़्यादा हो। ठीक, 2020 वाली भी और 2021 की भी, दोनों की मिला के वैकेंसी इस बार हो सकती है काफ़ी ज़्यादा आने वाली हो। केवीएस पीआरटी सबसे स्पेशल, सबसे सिंपल और सबसे बेहतर एग्ज़ाम है केवीएस के बाकी दो एग्ज़ाम से। जैसे टीजीटी और पीजीटी की बात करें तो सोचना पड़ता है उस फॉर्म को भरने के लिए कि कम्बिनेशन है या नहीं है, मार्क्स कितने हैं। लेकिन पीआरटी सबसे स्पेशल, सबसे सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको फिल कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सी क्राइटेरिया है इसकी। तो चलो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होते हैं, सिलेबस क्या है, बुक्स कौन सी आपको पढ़नी होंगी और सेल्फ स्कोर कितना होगा तो आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए तैयार होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखो, पीआरटी में एज लिमिट की अगर बात करें तो मैक्सिमम जो एज होती है वह जनरल की 30 ईयर्स होती है। ठीक है, मैक्सिमम। और अगर हम बात करें ओबीसी की तो 13 ईयर्स के बाद प्लस 3 ईयर्स आप इसमें जोड़ दो। यह सबके लिए होती है, टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए अलग हो जाती है। जैसे कि अगर टीजीटी की बात करें तो 35 होगी और पीजीटी की बात करें तो 40 हो जाती है। लेकिन यह +3 +5 +10 सबके साथ होता है। तो यहाँ पे देखो, हम पीआरटी की बात करेंगे, बाकी बातें अगले वीडियो में देखेंगे। पीआरटी की बात करें तो मैक्सिमम एज होती है 30 ईयर्स। अगर ओबीसी की बात करें तो +3 ईयर्स इसमें और जोड़ दो, और अगर SC ST की बात करें तो +5 ईयर्स जोड़ देना चाहिए, तो 35 हो जाएगा। और अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 30 + 10 हो जाता है, तो उनका 40 ईयर्स तक हो जाता है। ठीक है, अब अगर एज लिमिट उनका, अगर हम इसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो सीनियर सेकेंडरी, ठीक है, मतलब 12th, और उसके बाद अगर किसी ने डीएलएड किया हो, बीएलएड किया हो, डीएलएड स्पेशल एजुकेशन से हो, मतलब इन तीनों में से कोई भी हो 12th के बाद, तो वे इस फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर ग्रेजुएशन किया हो और बीएड किया हो तो भी वे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब जिन्होंने ग्रेजुएशन और बीएड किया है ना, उनको सिलेक्शन के बाद 2 साल के भीतर 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होता है। अब हम बात करें यहाँ पर, देखो इसेंशियल क्वालिफिकेशंस में 3 क्वालिफिकेशंस मस्ट हैं। पहली तो ये हो गई कि 12th के बाद या तो डीएलएड या बीएलएड या डीएलएड हो स्पेशल एजुकेशन से, या फिर ग्रेजुएशन प्लस बीएड हो। इसके साथ सीटेट पेपर 1 क्वालिफाइड होना चाहिए। और एक कब, जैसे आपका फॉर्म आएगा ना उसके पहले क्वालिफाई होना चाहिए। तो इसलिए ये बहुत सारे चांसेस ये हैं कि जो सीटेट अभी 2021 में हुआ है उसका रिजल्ट आने के बाद ही यह वैकेंसी आनी चाहिए। उसके पहले तो वैकेंसी आने के चांसेस नहीं है। कोई भी वैकेंसी, टीचर की वैकेंसी, जब तक सीटेट का रिजल्ट नहीं आता है तब तक कोई वैकेंसी नहीं आएगी। उसके बाद ही सारी वैकेंसी जाएंगी, चाहे स्टेट की हो या फिर ऐसे यूपी स्टेट की बता रही हूँ मैं, बाकी जगह की नहीं। लेकिन यूपी में अगर स्टेट की कोई वैकेंसी हो टीचर की, या फिर गवर्नमेंटेड मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, एनबीएस की या इसकी, तो वह सीटेट के रिजल्ट के बाद ही आएगी। उसके पहले तो आने के कोई चांसेस नहीं है। तो अब देखो, थर्ड है प्रोफिशिएंसी टू टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश। ये दोनों ही लैंग्वेज उनकी अच्छी होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी है मतलब बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये चेक कैसे करेंगे, एक तो आपका रिटन एग्जाम होगा, और पीआरटी में ना यह तो 2 टाइम्स हो जाते हैं, इंग्लिश और हिंदी ना 2 टाइम्स आपको देने होते हैं, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में, और उसके साथ ही इंटरव्यू में भी इसको वे चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस, यानी आपको कंप्यूटर पे वर्क करना आता हो। यहाँ पर मैंने सिर्फ नॉलेज लिखा है, लेकिन यहाँ पर मस्ट ये है कि आपको कंप्यूटर पे वर्क करना आता हो। तो जैसे कि अभी मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी
MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट पे और कैसे मेल करते हैं। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा वे नहीं। और बस नेटवर्किंग के बारे में, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए, आपको काम करना आना चाहिए इस पर। तो यह चीज़ें भी चेक करते हैं और इसी से जुड़े हुए क्वेश्चंस भी आते हैं 10 मार्क्स के। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं, सीम ऑफ एग्जामिनेशन। देखो जो मोड ऑफ सिलेक्शन है, मोड ऑफ सिलेक्शन 2 टाइप्स होंगे, मतलब 2 उसमें प्रोसेस होंगे। पहली तो होती है रिटन एग्जाम और सेकंड होता है इंटरव्यू। जो रिटन एग्जाम होता है वह 150 मार्क्स के होते हैं और जो इंटरव्यू होता है वह 60 मार्क्स के होते हैं। जो क्वालिफाई करते हैं इसमें रिटन एग्जाम में, वे जाते हैं उसके लिए इंटरव्यू के लिए। जो उनका क्राइटेरिया है ना इसका, वह 85:15 का होता है, ठीक है। इसको जैसे कि 150 और 60, तो ये मार्क्स जो होते हैं उनको 100 के बेस पे अरेंज किया जाता है और उसका रेशियो बना जाता है 85:15 का, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं जो सीम ऑफ एग्जामिनेशन है फर्स्ट रिटन एग्जाम का। तो टेस्ट का जो ड्यूरेशन होता है वह होता है 150 मिनट्स का और टोटल क्वेश्चन भी 150 होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं और सभी मार्क क्वेश्चन ही है, निगेटिव मार्किंग कोई नहीं होती। तो टोटल मार्क्स हो जाते हैं 150। तो यहाँ पर आपके लिए समझने की बात है कि 2.5 घंटे का पेपर है, 250 क्वेश्चंस हैं और 250 नंबर के हैं, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। निगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से ज़्यादा टफ हो जाता है क्योंकि कई बार तुक्का भी लग जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो अब चलिए देखते हैं सिलेक्शन का सेक्शन। बात जो एग्ज़ाम होता है वह 2 पार्ट्स में होते हैं। तो पहला जो पार्ट होता है वह है जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का। पार्ट सेकंड में कहें तो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स होता है, रीजनिंग एबिलिटी होती है, कंप्यूटर लिटरेसी होती है, पेडागोजी होती है और सब्जेक्ट कंसर्न होता है, ठीक है। इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहला अगर हम बात करें पार्ट 1 की, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश की, तो 10 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं और सभी 1 मार्क पर क्वेश्चन होते हैं। और इसमें आती क्या है, वही एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और इसके साथ ही आ जाते हैं इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक। तो ऐसा से मैं बात करूं तो एसएससी का जो पैटर्न होता है ना, सेम पैटर्न पे यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन एसएससी से थोड़े से ईजी होते हैं। एसएससी का ही एसएससी 10+2 वाला जो होता है ना एग्जाम, तो उसकी जो इंग्लिश होती है सेम इंग्लिश इसकी भी होती है। और अगर हिंदी की हम बात करें तो हिंदी में भी वही सब चीज़ें हैं, बिल्कुल सिंपल सा इसका व्याकरण, जो हिंदी का व्याकरण है जो आपने क्लास 10th तक पढ़ी होगी व्याकरण, वही वाला व्याकरण होता है, उससे ज़्यादा का नहीं आता है, मतलब 12th लेवल का नहीं होता। अब हम बात करते हैं जीके एंड करंट अफेयर्स, रीजनिंग एबिलिटी। तो देखो जीके एंड करंट अफेयर्स के भी 10 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के भी 10 क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर लिटरेसी के भी 10 क्वेश्चन होंगे सॉरी, पेडागोजी के 20 क्वेश्चन होते हैं और सब्जेक्ट कंसर्न के 80 क्वेश्चन, 80 मार्क्स डिसाइड करता है यही सब्जेक्ट कंसर्न आपका। एक मिनट, देखिए ये जो आप कहाँ से हाई स्कोर कर सकते हो, तो देखो इंग्लिश और हिंदी, यहाँ से आप हाई स्कोर कर सकते हो क्योंकि दोनों ही आपने बचपन से पढ़े हुए होते हैं। जीके और करंट अफेयर्स वही 6 मंथ के अगर आप पढ़ लेते हो, 1 ईयर तो सफिशियंट है, 6 मंथ के भी अगर आप पढ़ लेते हो तो 7 to 8 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे करंट अफेयर्स और जीके के। जीके अगर आप ल्यूसेंट भी पढ़ लेते हो तो हो जाएगा। बात करें हम रीजनिंग एबिलिटी की, तो अरिहंत की बुक सो फार सो गुड, सफिशियंट है वो, उससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस रीजनिंग एबिलिटी आप उसे पढ़ लो, या फिर एसएससी की कोई भी बुक हो, बैंकिंग की कोई भी बुक अगर आपके पास पढ़ी हो तो उसको लगा लो, सॉल्व कर लो, या फिर एज सच आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे गूगल पे भी, अगर आप सर्च कर लो प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं, तो आप वो प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर लोगे तो भी आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं पेडागोजी की। पेडागोजी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, एक इसी में बुक आती है, अगर आप एनसीईआरटी का, जैसे आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाते हो तो एनसीईआरटी की वेबसाइट पर एक बुक है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के करके है कुछ, तो उस बुक से पूरे आपको थ्योरी मिल जाती है, ठीक है। उस बुक से मैं आपको एक बार वो बुक भी मैं अपलोड कर दूंगी, आप देख लीजिएगा उस बुक को, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। उसके बाद अगर हम सब्जेक्ट कंसर्न की बात करें तो इसमें जो सब्जेक्ट है ना, वे सब्जेक्ट हैं 4 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं इसमें आपके।
पहला है कोर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी सब्जेक्ट, इसमें हिंदी और इंग्लिश आती है। उसके बाद जनरल साइंस, जनरल साइंस में आपके क्लास 10th तक के आते हैं। जनरल साइंस में मोस्टली जो इसके 70% क्वेश्चंस होते हैं वो क्लास 8th तक के होते हैं, 30% क्वेश्चन 9th और 10th से आते हैं, और इसमें जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब होता है। उसके बाद जनरल मैथ की बात करें तो इसमें सभी मैथ पूरा आ जाता है। और उसके बाद अगर हम बात कर लें इन्वायरमेंटल साइंस की, तो यह वह इन्वायरमेंटल साइंस स्टडीज वाला नहीं है जो आपने सीटेट के लिए पढ़ा था, ये उससे अपर है। जैसे कि 6th, 7th, 8th में अगर आपने जियोग्राफी पढ़ ली, उसकी पढ़ ली, अगर एनसीईआरटी की पढ़ ली, या सीबीएसई बोर्ड की उठा के अगर आपने एनसीईआरटी की और सीबीएसई बोर्ड की भी अगर आपने जियोग्राफी पढ़ ली, तो वह उसके लेवल का ही होता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं एक बार डिटेल में जो कुछ भी है। मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, आप देख लेना। जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, आप उसको देख लो। देखो पेडागोजी में जो आता है ना वो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला तो है चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, दूसरा है एजुकेशन एंड करिकुलम, तीसरा पार्ट हो जाता है मेथोडोलॉजी, और चौथा होता है डाइवर्सिटी, जेंडर एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ये 4 पार्ट से आते हैं, चारों पार्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर मैं सब्जेक्ट कंसर्ट की बात करूं तो इंग्लिश में वही आर्टिकल, डिटर्मिनल्स, प्रीपोजिशंस, वर्ब फॉर्म्स, एडजेक्टिव, टेंसेज, मॉडल, ऑक्सिलरी, मतलब पूरा ग्रामर है इसमें। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच मतलब स्पीच है, वोकेबलरी है, इडियम्स, फ्रेजेज, एंटोनिम, सिनोनिम्स, मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। अच्छा लास्ट वाला एक तो ध्यान से देख लो, मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट एलिमेंट्री लेवल। आपको टीचिंग आपको सीखना होगा, क्योंकि यह आपको मैं बताऊं कि यह इंटरव्यू में भी टीचिंग कराई जाती है वहाँ पे। तो आपको अगर बात करूं पीआरटी की, तो वहाँ आपको कोई सब्जेक्ट आपको अपने मन से चूज करना होता है और उसको आपको पढ़ाना होता है। तो वहाँ पे मोस्टली वे इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस करते हैं। वैसे तो आप हिंदी में भी दे सकते हो, लेकिन इंग्लिश वहाँ ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि अगर हम 6 to 8 की बात करें, जैसे टीजीटी की बात करें या फिर हम पीजीटी की बात करें, तो उनके अपने सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन अगर पीआरटी की बात करें तो फोकस किया जाता है कि आप इंग्लिश आपकी बेहतर हो। ठीक है, अगर हिंदी की बात करें, यहाँ पर जो हिंदी का पाठ्यक्रम है, तो अगर हम हिंदी के पाठ्यक्रम की बात करें तो व्यवहारिक व्याकरण ही आएगा उसमें। भाषा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उपसर्ग, प्रत्यय, वचन, एकवचन, बहुवचन, वाक्य रचना, ये सब वगैरह हैं। और यहाँ भी अपठित गद्यांश, भाषा शिक्षण की प्रभावी विधियाँ, भाषा शिक्षण की कौन सी प्रभावी विधियाँ होंगी, वो सबसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ खास है, ये जितने भी रिटन के एग्जाम्स के जो भी टॉपिक्स हैं, वही टॉपिक्स वे इंटरव्यू के टाइम में भी उसका यूज करते हैं पूछने के लिए। इसके बाद हम बात करें जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस में लिविंग वर्ल्ड, ह्यूमन बॉडी, प्लांट लाइफ, नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ, फूड, द यूनिवर्स, नेचुरल फिनोमिना, प्लैनेट, इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम, आवर कंट्री। अब देखो, जब बात करें इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम की, इसरो की बात अगर हम करते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन जो ऐसे है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ इसरो की अगर हम बात करें तो उससे जुड़े हुए जो करंट के टॉपिक होंगे ना, वे टॉपिक वे यहाँ पे देते हैं। और अगर बात करें हम यहाँ पे फिजिक्स, मैटर, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल एंड एटम्स, यहाँ पर फिर केमिस्ट्री हो जाती है, और यहाँ मोशन, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ फिजिक्स। ठीक है, तो ये सब कुछ ये वहाँ पर देते हैं, सब कुछ है सिलेबस में। और उसके बाद अगर मैथ की बात करें तो नंबर सिस्टम मीन्स यहाँ पे अरिथमेटिक है, फिर बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज हैं, जनरल स्टैंडिंग ऑफ पेरीमीटर यूजिंग रेगुलर स्टेप्स, और यहाँ पर बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम यूजिंग ए बेसिक यूनिट। तो ये सब यहाँ का मतलब टोटल यहाँ का सब्जेक्ट हो गया। अब बात कर लेते हैं हम ईवीएस की, इन्वायरमेंटल साइंस स्टडीज, या इन्वायरमेंटल साइंस की सॉरी स्टडीज नहीं है, प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी। ये वही है जो आपने 6th, 7th, 8th में पढ़ा था ना, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, जो तीनों हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस था, उन्हीं तीनों से जुड़े हुए क्वेश्चन इन्वायरमेंटल स्टडीज साइंस में आते हैं। लोकल बॉडीज, स्टेट बॉडीज, नेशनल बॉडीज, सिटीजन्स राइट्स इन डेमोक्रेसी, रोल ऑफ पंचायत। तो आप इसको एक बार डिटेल में देख लेना, पहले सिलेबस अच्छे से देख लेना। यहाँ पे मैंने सब कुछ ना एक जगह अरेंज कर दिया है।
और इसके बाद लास्ट में आता है इंटरव्यू। 60 मार्क्स के इंटरव्यू होते हैं। इसमें देखो इंटरव्यू की बात करें तो सबसे पहले ना वे एक फॉर्म देते हैं, वहाँ से उस फॉर्म को फिल करना आता है, अपना पूरा डिटेल उसमें लिखना होता है और लास्ट में ना 50 वर्ड्स में अपने बारे में लिखना होता है, ठीक है, अबाउट योरसेल्फ। और उसके बाद उसको भी चेक करते हैं, वहाँ पे वही चेक करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी वे उसी के अकॉर्डिंग पूछते हैं। उसके बाद सेकंड चीज़ आती है डेमोन्स्ट्रेशन। तो वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन इंटरव्यू पैनल के सामने ही एक बोर्ड लगा होता है, उस बोर्ड पे आपको जाके पढ़ाना होता है और टीचिंग करनी होती है। तो वहाँ पे वो डेमोन्स्ट्रेशन होगा और फिर लास्ट आता है पेडागोजी के क्वेश्चन। वे पेडागोजी से जुड़े हुए क्वेश्चंस करते हैं और बाकी तो उनकी खैर मर्जी है कि जो भी सब्जेक्ट चाहे जैसे भी चाहे वे क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक। इसके बाद हम बात करें कि सेल्फ स्कोर कितना होगा, तो देखो 100+ जो स्कोर होता है, मिनिमम 100 मार्क्स तो ऐसे होती हैं कि आपको अगर आपने 100 मार्क्स से कम क्वालिफाई किए हैं तो आपको एक डर बना रहता है। तो 100+ मार्क्स जो होते हैं वो सेफ जोन में आते हैं, 150 में 100 मार्क्स। और अगर हम बात करें बुक्स की तो देखो सबसे पहले देखो अभी 5 to 6 मंथ, मिनिमम 5 to 6 मंथ हैं आपके पास, उससे ज़्यादा उससे कम नहीं होंगे। तो आपकी तैयारी के लिए मंथ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें तैयारी करना अभी से शुरू कर दो, फरवरी तो चली शुरू हो चुकी है, तो अभी से अगर आप तैयारी करना शुरू कर दो तो सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही सब कुछ क्लियर हो जाता है। जैसे अगर एनसीईआरटी की हिस्ट्री पढ़ लो और एनसीईआरटी की ज्योग्राफी पढ़ लो और पॉलिटिकल साइंस, ये तीनों चीज़ें जो 6, 7, 8 सिर्फ 3 ही क्लास की, अगर ये तीनों चीज़ें आप पढ़ लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उससे आपके आ जाते हैं। उसके बाद अगर मैं पेडागोजी की बात करूँ तो या तो आप यूट्यूब की वीडियोज़ देख लो या फिर जो मैंने अभी कहा कि आप वहाँ पर जाके वेबसाइट पर जाके एनसीईआरटी की वेबसाइट पे आप जाओ, वहाँ पर आपको बुक मिल जाएगी। तो उस बुक का पीडीएफ आप ले लो या फिर मैं आपको कुछ 1-2 दिन में उसको अवेलेबल करा देती हूँ, आज या कल में, तो आप उसको भी देख लो। तो वो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है वो बुक। उसके बाद अगर हम इंग्लिश और हिंदी की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश के लिए कोई भी ग्रामर की आप बुक ले सकते हो, सेम चीज़ होती है, पूछेगा तो वही 6 to 10 तक का ही। आप कोई भी ग्रामर ले लो, 1 to 10 की ग्रामर होती है, तो आप कोई भी ग्रामर ले लो। और एनसीईआरटी से भी आप, एनसीईआरटी नहीं, सीबीएसई बोर्ड की ग्रामर की अगर आप बुक ले लेते हो तो सीबीएसई बोर्ड की ग्रामर की बुक सबसे अच्छी होती है, तो आप पढ़ सकते हो। या फिर अगर आप किसी पर्टिकुलर किसी की बुक लेना चाहते हो तो आप वो ले लो। और अगर हिंदी की बात करूँ तो हिंदी की तो कोई भी ग्रामर की बुक या फिर ऐसे क्वेश्चन बैंक्स आते हैं हिंदी ग्रामर के, तो जिसमें लास्ट ईयर के बहुत सारे सालों के क्वेश्चंस भरे पड़े होते हैं, तो आप उनको लेके प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक। और उसके बाद मैं अगर साइंस की बात करूँ, मैथ की बात करूँ, तो इसके लिए तो मैं सिर्फ यही जानती हूँ कि आप एनसीईआरटी अगर पढ़ लेते हो, एनसीईआरटी की बुक्स सबसे अच्छी होती हैं, उससे बेहतर कुछ नहीं। क्योंकि जो पूछने वाले हैं वे भी एनसीईआरटी के लेवल का ही पूछेंगे। आप बताने वाले हो तो आपको एनसीईआरटी आनी चाहिए, जहाँ आप पढ़ाने जा रहे हो वहाँ आपको पढ़ाना भी एनसीईआरटी से है, तो एनसीईआरटी से बेहतर कोई भी बुक्स नहीं है, ठीक है। सभी उसी के आधार पे तो बनाई जाती हैं, तो आप एनसीईआरटी की बुक्स अगर ले लेते हो तो वह सबसे ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो आपकी सारी तैयारी वहीं से हो सकती है, कुछ भी आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके साथ ही अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको अभी से बताना चाहूँगी, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। मैंने कहा यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन 1 या 2 दिन में नहीं होता, ठीक। बायोडाटा की तैयारी, जैसे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आपने ये क्वेश्चन तो अब आपको रट ही गया होगा। अगर आपने ईपीएस का एग्जाम दिया होगा या इंटरव्यू दिया होगा तो आपने इसको बार बार तैयारी की होगी, या इसके पहले अगर आपने कोई और इंटरव्यू दिया होगा कहीं भी, तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ ये तो आपको रट गया होगा क्वेश्चन। लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा वह आप 1 दिन में तैयार नहीं कर पाएंगे, आपको खुद को समझना होगा, खुद को जानना होगा। तो अभी से आप इन सब की तैयारी शुरू कर दीजिए। कंप्यूटर सिर्फ 10 नंबर के आते हैं, 10 घंटे पढ़ने में हो जाएंगे। लेकिन अगर अभी से आप रोज हफ्ते में 2 दिन भी, अगर हफ्ते में सिर्फ 2 दिन भी आप कंप्यूटर पढ़ते हो तो लास्ट टाइम पे आपको बर्डन नहीं होगा।
अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स अगर आप अभी से शुरू कर देते हो, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि करंट अफेयर्स आप अभी से शुरू कर दो, ठीक है, तो इसके लिए आप मंथली मैगजीन्स ले सकते हो, या फिर ये कर सकते हो कि सुबह उठ के या फिर कभी भी जब बोर हो रहे हो तो उस समय मतलब यूट्यूब पे कोई भी वीडियो सर्च कर लो, वन डे एग्जाम्स के जो भी वीडियोज हैं उसमें करंट अफेयर्स मंथली कंपाइलेशन होते हैं, तो उसको आप सुन लो, या वीकली सुन लो, या पर डे अगर आप चाहो तो उसको भी आप सुन सकते हो, ठीक है। जीके के लिए तो वही है, ल्यूसेंट ले लो, या फिर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी ना कि आप 6 to 8 की, ठीक है, 6 to 8 की आप ज्योग्राफी, ठीक, और फिर ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंस, ठीक, ये साइंस और मैथ, ये चारों चीज़ें तो आप पढ़ ही लो एनसीईआरटी की, ठीक, ये चारों आप एनसीईआरटी की पढ़ लो, उसके बाद देखो आपको क्या जरूरत पड़ती है। उसके साथ ही मैं आपको क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करा दूंगी, जो भी अभी तक एग्जाम्स हुए हैं 17-18 के मैं आपको क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करा दूंगी 19 के। और उसके साथ और आप क्या तैयारी करोगे इसके लिए, देखो जो भी आप तैयार कर रहे हो, जैसे कि डेमोन्स्ट्रेशन सबसे पहले आप ध्यान से तैयार करना सीख लो, कैसे लेसन प्लान बनाते हैं, कैसे वहाँ पर जाके आप बोलोगे, कैसे आप पढ़ाओगे, उसकी भी तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि ये काम 1-2 दिन में नहीं होता है। आप अगर किसी भी जिसने भी इंटरव्यू दिए हैं, अगर आप उनका इंटरव्यू देख लो तो आपको पता चलेगा उन्होंने कई महीनों से तैयारी की थी, सालों साल की तैयारी थी, तब जाके वहाँ वे उसको बेस्ट अपना दे पाए। तो आप ये मत सोच के रहो कि आप एक दिन की तैयारी में जैसे आप रिटन क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद आप ये सब चीज़ें करोगे, क्योंकि जैसे आप डेमोन्स्ट्रेशन की तैयारी करोगे तो आपका लेसन प्लान तैयार हो जाएगा, और जो रिटेन है ना, रिटेन में लेसन प्लान भी आने वाला है, तो आप इसलिए ये सब तैयारियां आप अभी से शुरू कर दो, ठीक। अब आपको कोई भी और डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।